इमेजिन कीजिए दो स्टूडियो म्यूजिशियंस लंदन में, एक ड्रमर और टोक्यो में एक गिटारिस्ट एक फ़ोन कॉल पर डुएट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हेडफोन्स में कोई शेयर्ड मेट्रोनोम क्लिक ट्रैक नहीं है। गाने की शुरुआत में गिटारिस्ट काउंट डाउन करता है 1 2 3 4 और वे दोनों 120 बीट्स पर मिनट के टेम्पो पर बजाना शुरू करते हैं। पहले 4 बार्स के लिए वे सिंक में रहते हैं, लेकिन इंसान की इंटरनल क्लॉक्स इम्परफेक्ट होती हैं। ड्रमर की इंटरनल क्लॉक 120.001 बीपीएम पर टिक करती है, जबकि गिटारिस्ट की क्लॉक 119.999 बीपीएम पर टिक करती है। अगर गाने में कंटिन्यूअस फास्ट चेंजिंग गिटार नोट्स हैं, तो ड्रमर उन नोट्स को सुनकर ऑन द फ्लाई अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर गाने में गिटारिस्ट को पूरे 16 मेजर्स के लिए एक सिंगल सस्टेन्ड कॉर्ड होल्ड करना पड़े? सुनने के लिए बिना किसी फ्रेश नोट ट्रिगर्स के ड्रमर को गेस करना पड़ता है कि वे 16 मेजर्स खत्म होते हैं, क्योंकि उनकी क्लॉक्स थोड़ी सी ऑफ हैं। जब तक गिटारिस्ट अगला नोट बजाता है, तब तक ड्रमर एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड जल्दी या लेट हो जाता है। परफॉर्मेंस रिदम से बाहर हो जाती है और रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। फिजिकल वायर्स के जरिए रॉ डिजिटल डेटा भेजते समय कंप्यूटर्स को बिल्कुल यही चैलेंज फेस करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक द कोर चैलेंज कन्वर्टिंग बिट्स टू वोल्टेजेस। पिछले सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया था कि गाइडेड और अनगाइडेड फिजिकल मीडिया डिस्टेंस के पार सिग्नल्स कैसे कैरी करते हैं, लेकिन फिजिकल मीडिया 0 और 1 जैसे बाइनरी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते। कॉपर वायर्स सिर्फ वोल्टेजेस या करेंट्स समझते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स सिर्फ लाइट पल्सेस समझते हैं और रेडियो वेव्स सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझती हैं। डिजिटल डेटा भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर को टाइम के साथ बाइनरी डिजिट्स के सीक्वेंस को एक कंटिन्यूअस फिजिकल वोल्टेज पैटर्न में कन्वर्ट करना होता है। इस प्रोसेस को डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग या लाइन एनकोडिंग कहा जाता है। यह डायग्राम लाइन एनकोडिंग प्रोसेस को समझाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक ट्रांसमीटर टाइम के साथ बाइनरी डेटा के सीक्वेंस को एक फिजिकल वोल्टेज वेवफॉर्म में कन्वर्ट करता है। पहली नज़र में यह सिंपल लगता है, ऐसा क्यों न कहें? हाई वोल्टेज +5 वोल्ट्स इक्वल टू बाइनरी 1, लो वोल्टेज 0 वोल्ट्स इक्वल टू बाइनरी 0। हालांकि यह नाइव अप्रोच, जिसे सिंपल यूनिपोलर एनआरजेड के नाम से जाना जाता है, एक सिंगल सर्किट बोर्ड के अंदर 2 सेंटीमीटर्स की दूरी तक तो ठीक काम करती है, लेकिन जब एक रियल नेटवर्क केबल पर डेटा भेजा जाता है तो यह पूरी तरह से फेल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हमें डिजिटल ट्रांसमिशन की 3 प्राइमरी फिजिकल रुकावटों के बारे में जानना होगा: क्लॉक ड्रिफ्ट, बेसलाइन वांडर और डीसी कंपोनेंट्स। सेक्शन ब्रेक द 3 घोस्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन फिजिक्स। क्लॉक ड्रिफ्ट, लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। हमारे म्यूजिशियंस की तरह ही हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी के पास अपना इंटरनल क्वार्ट्जर क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, जो इसकी क्लॉक की तरह काम करता है। दुनिया में कोई भी 2 क्वार्ट्जर क्रिस्टल्स बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करते। अगर कोई सेंडर सेम बिट्स की एक लंबी स्ट्रीम ट्रांसमिट करता है, मान लीजिए 100 जीरो की एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग जिसे 0 वोल्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो रिसीवर की लाइन 0 वोल्ट पर फ्लैट ही रहती है। यह डायग्राम हार्डवेयर कम्युनिकेशन के क्लॉक ड्रिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझाता है, और यह दिखाता है कि कैसे एक सेंडर क्लॉक का रिसीवर क्लॉक से तेज चलना एक कंटिन्यूअस वोल्टेज सिग्नल पर टाइमिंग मिसमैचेस और लॉस्ट डेटा बिट्स का कारण बनता है। वायर पर बिना किसी वोल्टेज चेंजेस या ट्रांसिशंस के रिसीवर अपनी क्लॉक को रीसिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। एक छोटा सा क्लॉक मिसमैच समय के साथ बढ़ता जाता है। बिट नंबर 50 तक आते आते रिसीवर की क्लॉक हाफ अ बिट पीरियड से ऑफ हो सकती है, जिससे यह रिसीव हुए जीरो की काउंटिंग गलत कर देता है और पूरा पैकेट करप्ट हो जाता है। बेसलाइन वांडर, जब कोई रिसीवर किसी इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड करता है, तो वह आने वाले वोल्टेज की तुलना रिसीव्ड सिग्नल पावर के एक रनिंग एवरेज से करके यह तय करता है कि वोल्टेज हाई है या लो, जिसे बेसलाइन कहा जाता है। अगर कंटिन्यूअस 1 या कंटिन्यूअस 0 की एक लंबी सीक्वेंस आती है, तो रनिंग एवरेज वोल्टेज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हाई या लो ड्रिफ्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को बेसलाइन वांडर कहर कहा जाता है। जब बेसलाइन वांडर होता है, तो जिस सिग्नल को लो वोल्टेज होना चाहिए था, उसे हाई वोल्टेज के रूप में गलत पढ़ लिया जाता है, क्योंकि रेफरेंस बेसलाइन मिड स्ट्रीम में शिफ्ट हो जाती है। डीसी कंपोनेंट डायरेक्ट करंट बायस, जब किसी सिग्नल का लेवल लंबे समय तक कांस्टेंट रहता है, तो इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक जीरो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कंपोनेंट डेवलप हो जाता है, जिसे डीसी कंपोनेंट कहते हैं। डीसी कंपोनेंट्स 2 बड़े कारणों से प्रॉब्लमैटिक होते हैं। एसी कपल्ड सिस्टम्स ज्यादातर नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे ईथरनेट इंटरफेसेस ग्राउंड लूप्स को रोकने और इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स से बचाने के लिए आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करते हैं।
ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं। वे सिर्फ चेंजिंग एसी सिग्नल्स को पास करते हैं और कांस्टेंट डीसी वोल्टेजेस को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। एक सिग्नल जिसमें बड़ा डीसी कंपोनेंट हो वो बुरी तरह डिस्टॉर्ट हो जाएगा या पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। वेस्टेड पावर एक कंटिन्यूअस नॉन जीरो डीसी वोल्टेज को बनाए रखने से बिना कोई नई इंफॉर्मेशन दिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती है। इन 3 ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क पायनियर मॉडर्न लाइन एनकोडिंग स्कीम्स लेकर आए। सेक्शन ब्रेक लाइन एनकोडिंग के लिए की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इससे पहले कि हम इंडिविजुअल एनकोडिंग टेक्निक्स को एनालाइज करें, आइए उन मैथमेटिकल मैट्रिक्स को समझ लेते हैं जिनका यूज नेटवर्क इंजीनियर्स और गेट एग्जाम के क्वेश्चंस में उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। यह डायग्राम डेटा ट्रांसमिशन में बिट रेट और बॉड रेट के बीच के डिफरेंस को समझाता है, जिसमें बिट रेट को पर सेकंड भेजे गए डेटा बिट्स के नंबर के रूप में और बॉड रेट को पर सेकंड सिग्नल वोल्टेज ट्रांजिशंस के नंबर के रूप में डिफाइन किया गया है। साथ ही पर सिग्नल एलिमेंट बिट्स के नंबर के बेसिस पर इनके रिलेशनशिप को भी दर्शाया गया है। बिट रेट एन पर सेकंड ट्रांसमिट होने वाले डेटा बिट्स की संख्या बीपीएस, यह एक्चुअल यूजर डेटा थ्रूपुट को रिप्रेजेंट करता है। बॉड रेट एस पर सेकंड सिग्नल एलिमेंट चेंजेस या वोल्टेज ट्रांजिशंस की संख्या जिसे बॉड में मेजर किया जाता है। डेटा एलिमेंट वर्सेस सिग्नल एलिमेंट रेशियो आर पर सिग्नल ट्रांजिशन कैरी किए गए बिट्स का रेशियो है आर इक्वल्स बिट्स डिवाइडेड बाय सिग्नल एलिमेंट। अगर किसी स्कीम में एक बिट को कन्वे करने के लिए 2 वोल्टेज चेंजेस की जरूरत होती है तो आर इक्वल्स 1/2 होता है, जिसका मतलब है कि बॉड रेट बिट रेट का डबल है। एस इक्वल्स टू एन सिग्नल बैंडविड्थ थी बी सिग्नल को कैरी करने के लिए जरूरी फ्रीक्वेंसी की रेंज मिनिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ बॉड रेट के प्रोपोर्शनल होती है। बी मिनिमम इक्वल्स सी टाइम्स एस इक्वल्स सी टाइम्स एन ओवर आर, जहां सी एक केस फैक्टर है जो आमतौर पर 0 और 1 के बीच होता है और ज्यादातर सिग्नल पैटर्न्स के लिए इसका एवरेज 0.5 होता है। सेल्फ क्लॉकिंग कैपेबिलिटी सिग्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही डायरेक्ट रेगुलर वोल्टेज ट्रांजिशंस को इंक्लूड करने की सिग्नल पैटर्न की एबिलिटी, ताकि रिसीवर सेंडर की क्लॉक टाइमिंग को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सके। अब चलिए लाइन एनकोडिंग स्कीम्स की मेजर फैमिलीज को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन ब्रेक फैमिली 1 नॉन रिटर्न टू 0 एनआरजी स्कीम्स। नॉन रिटर्न टू 0 एनआरजी फैमिली सबसे सिंपल डिजिटल एनकोडिंग मेथोडोलॉजी है। नॉन रिटर्न टू 0 टर्म का मतलब है कि वोल्टेज लेवल बिट पीरियड के मिडिल में ऑटोमेटिकली 0 वोल्ट्स पर वापस नहीं गिरता है। यह बिट की पूरी ड्यूरेशन के लिए एक कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज बनाए रखता है। एनआरजी के 2 प्राइमरी वेरिएंट्स हैं, एनआरजी एल एनआरजी लेवल और एनआरजी आई एनआरजी इन्वर्ट। यह डायग्राम नॉन रिटर्न टू 0 लेवल और नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड लाइन कोडिंग स्कीम्स को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे एनआरजेड लेवल फिक्स्ड वोल्टेज लेवल्स का यूज करके डायरेक्टली बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एनआरजेड इन्वर्टेड जब भी कोई बाइनरी 1 मिलता है तो वोल्टेज लेवल्स को ट्रांजिशन करके डेटा एनकोड करता है। एनआरजी एल एनआरजी लेवल। एनआरजी लेवल में सिग्नल का फिजिकल वोल्टेज लेवल सीधे बिट की लॉजिक वैल्यू तय करता है। लॉजिक 1 को एक वोल्टेज लेवल जैसे +V से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिक 0 को अपोजिट वोल्टेज लेवल जैसे -V से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैकेनिक और एग्जाम्पल चलिए एनआरजी एल का यूज करके बाइनरी सीक्वेंस 10110001 को ट्रेस करते हैं। 1 के लिए +V और 0 के लिए -V अस्यूम करते हुए बिट 11 वोल्टेज +V पर जाता है। बिट 20 वोल्टेज -V पर ड्रॉप होता है। बिट 3 11 वोल्टेज +V पर राइज होता है। बिट 4 1 वोल्टेज +V पर ही रहता है। बिट 5 0 वोल्टेज -V पर ड्रॉप होता है। बिट 6 2 7 0 वोल्टेज 2 फुल बिट पीरियड्स के लिए -V पर रहता है। बिट 8 1 वोल्ट +V पर राइज होता है। एनआरजी आई एनआरजी इन्वर्ट। एनआरजी इन्वर्ट में बिट पीरियड की शुरुआत में वोल्टेज लेवल में चेंज की कमी बिट की लॉजिक वैल्यू तय करती है। लॉजिक 1 को बिट पीरियड के स्टार्ट में वोल्टेज लेवल के ट्रांजिशन इन्वर्जन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिक 0 को नो ट्रांजिशन यानी वोल्टेज लेवल प्रीवियस बिट पीरियड से अनचेंज्ड रहता है से रिप्रेजेंट किया जाता है। मशीनिक्स और एग्जाम्पल चलिए एनआरजेड आई का यूज करके सेम बाइनरी सीक्वेंस 10110001 को ट्रेस करते हैं। बिट 11 वोल्टेज ट्रांजिशंस बेसलाइन से +V पर फ्लिप होता है। बिट 2 0 कोई ट्रांजिशन नहीं +V पर रहता है। बिट 3 1 वोल्टेज ट्रांजिशंस +V से -V पर फ्लिप होता है। बिट 4 1 वोल्टेज ट्रांजिशंस -V से
प्लस वी पर फ्लिप होता है। बिट 50 कोई ट्रांजिशन नहीं प्लस वी पर रहता है। बिट 6270000 कोई ट्रांजिशन नहीं प्लस वी पर रहता है। बिट 81 वोल्टेज ट्रांजिशंस प्लस वी से माइनस वी पर फ्लिप होता है। एनआरजेड आई वर्सेस एनआरजेड एल के इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स नोटिस कीजिए कि एनआरजेड आई में क्या होता है। जब वंस की एक लंबी स्ट्रिंग आती है, सिग्नल हर सिंगल बिट पीरियड में आगे पीछे फ्लिप होता है। ये कांस्टेंट ट्रांजिशनिंग कंटिन्यूअस वंस के लिए क्लॉक ड्रिफ्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हालांकि अगर एनआरजेड में जीरोज की एक लंबी स्ट्रिंग आती है तो सिग्नल जीरो ट्रांजिशंस के साथ पूरी तरह से फ्लैट रहता है, जिससे सीधे क्लॉक ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। सेक्शन ब्रेक एनआरजेड स्कीम्स के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बॉड रेट एफिशिएंसी एक्सीलेंट एवरेज पर एस इक्वल एन बॉड होता है। एवरेज रेशियो आर इक्वल 1 है, जिसके लिए मिनिमम बैंडविड्थ भी मिनिमम इक्वल एन डिवाइडेड बाय 2 की जरूरत होती है। डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट अगर एक डेटा स्ट्रीम में सभी वंस या सभी जीरोज की लंबी स्ट्रिंग होती है तो एक हैवी डीसी वोल्टेज एक्यूमुलेट होता है। बेसलाइन वांडर सीवियर कंटिन्यूअस सेम बिट्स रेफरेंस बेसलाइन को शिफ्ट कर देते हैं। सेल्फ क्लॉकिंग पर सेम बिट्स के लंबे रन के दौरान न तो एनआरजेड एल और नहीं एनआरजेड आई गारंटेड सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। एनआरजेड एल में लंबे जीरोज वंस एनआरजेड आई में लंबे जीरोज। सेक्शन ब्रेक फैमिली 2 बाइफेज स्कीम सेल्फ क्लॉकिंग चैंपियंस एनआरजेड एनकोडिंग में इनहेरेंट सिंक्रोनाइजेशन और डीसी बायस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क आर्किटेक्ट्स ने बाइफेज एनकोडिंग स्कीम्स बनाई। बाइफेज स्कीम्स में सिग्नल वोल्टेज को हर एक बिट पीरियड के एग्जैक्ट मिडिल में ट्रांजिट होना चाहिए। ये गारंटेड मिड पॉइंट ट्रांजिशन फिजिकल सिग्नल के अंदर सीधे एम्बेडेड एक बिल्ट इन मेट्रोनोम पल्स की तरह काम करता है। दो सबसे फेमस बाइफेज स्कीम्स हैं, मैनचेस्टर एनकोडिंग और डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। यह डायग्राम सिग्नल प्रोसेसिंग में बाइफेज मिड पॉइंट ट्रांजिशंस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हर बिट पीरियड 2 हाफ्स में डिवाइड होता है और मिड पॉइंट पर एक ट्रांजिशन के जरिए रिलायबल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंश्योर किया जाता है। मैनचेस्टर एनकोडिंग IEEE 802.3 स्टैंडर्ड मैनचेस्टर एनकोडिंग क्लॉक टाइमिंग और डेटा को एक सिंगल सिग्नल स्ट्रीम में कंबाइन करती है, ये सुनिश्चित करके कि हर बिट में उसके मिड पॉइंट पर एक वोल्टेज ट्रांजिशन हो। रूल्स IEEE 802.3 स्टैंडर्ड लॉजिक 0 बिट पीरियड के मिड पॉइंट पर हाई टू लो ट्रांजिशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लॉजिक 1 बिट पीरियड के मिड पॉइंट पर लो टू हाई ट्रांजिशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कुछ पुरानी टेक्स्ट बुक्स जैसे थॉमस कन्वेंशन 0 को लो टू हाई और 1 को हाई टू लो डिफाइन करती हैं। गेट एग्जाम्स में IEEE 802.3 स्टैंडर्ड, जिसमें 0 इक्वल टू हाई टू लो और 1 इक्वल टू लो टू हाई है, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड माना जाता है जब तक कि अलग से न बताया जाए। यह डायग्राम मैनचेस्टर एनकोडिंग को इलस्ट्रेट करता है, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि बाइनरी वैल्यूज को सिग्नल वोल्टेज ट्रांजिशंस द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां 0 को मिड पॉइंट पर हाई टू लो ट्रांजिशन से दिखाया जाता है और 1 को लो टू हाई ट्रांजिशन से दिखाया जाता है। डिटेल्ड एग्जाम्पल, चलिए बाइनरी सीक्वेंस 0101 को ट्रेस करते हैं। यह डायग्राम डिजिटल कम्युनिकेशंस में मैनचेस्टर एनकोडिंग को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे बाइनरी डेटा बिट्स 0 और 1 को हाई टू लो और लो टू हाई मिड बिट ट्रांजिशंस का यूज करके इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ध्यान दीजिए कि बिट 1 0 और बिट 2 1 के बीच क्या होता है। बिट 1 लो लेवल पर एंड होती है, बिट 2 को अपने मिड पॉइंट पर लो टू हाई ट्रांजिशन की जरूरत होती है, इसलिए बिट 2 के पीरियड की शुरुआत में ही वोल्टेज लो ही रहती है ताकि ये मिड पॉइंट पर लो टू हाई ट्रांजिशन कर सके। क्या होगा अगर दो सेम बिट्स एक के बाद एक आए, जैसे 0 के बाद 0। पहला 0 लो लेवल पर एंड होता है, दूसरे 0 को अपने मिड पॉइंट पर हाई टू लो ट्रांजिशन चाहिए, इसलिए सिग्नल को सेकंड बिट पीरियड की स्टार्ट बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा सेटअप ट्रांजिशन करना पड़ता है, लो से हाई पर जंप करके, ताकि ये मिड पॉइंट पर क्लीनली हाई टू लो ड्रॉप कर सके। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग डिफरेंशियल मैनचेस्टर की सेल्फ क्लॉकिंग पावर को NRZI के डिफरेंशियल लॉजिक के साथ कंबाइन करती है। रूल्स, हर बिट पीरियड के मिड पॉइंट पर एक ट्रांजिशन होना ही चाहिए। ये मिड पॉइंट ट्रांजिशन प्योरली एक एम्बेडेड क्लॉक मेट्रोनोम की तरह काम करता है। लॉजिक 0 बिट पीरियड की शुरुआत में एक एडिशनल ट्रांजिशन द्वारा रिप्रेजेंट होता है। लॉजिक 1 बिट पीरियड की शुरुआत में बिना किसी ट्रांजिशन के रिप्रेजेंट होता है। यह डायग्राम डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग को इलस्ट्रेट करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए
कि एक बाइनरी 0 बिट इंटरवल के स्टार्ट में सिग्नल ट्रांजिशन से रिप्रेजेंट होता है, जबकि एक बाइनरी 1 के स्टार्ट में कोई ट्रांजिशन नहीं होता। हालांकि दोनों में ही मिड इंटरवल सिग्नल ट्रांजिशन शामिल होता है। डिटेल्ड एग्जांपल चलिए एक आर्बिट्रेरी लो वोल्टेज स्टेट से स्टार्ट करते हुए सीक्वेंस 0110 को ट्रेस करते हैं। बिट 10 स्टार्ट में एक ट्रांजिशन चाहिए हाई पर फ्लिप होता है, जिसके बाद मैंडेटरी मिड पॉइंट ट्रांजिशन होता है, लो पर फ्लिप होता है, लो पर एंड होता है। बिट 21 स्टार्ट में कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए, लो पर ही रहता है, जिसके बाद मैंडेटरी मिड पॉइंट ट्रांजिशन होता है, हाई पर फ्लिप होता है, हाई पर एंड होता है। बिट 31 स्टार्ट में कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए, हाई पर ही रहता है, जिसके बाद मैंडेटरी मिड पॉइंट ट्रांजिशन होता है, लो पर फ्लिप होता है, लो पर एंड होता है। बिट 40 स्टार्ट में एक ट्रांजिशन चाहिए, लो से हाई पर फ्लिप होता है, जिसके बाद मैंडेटरी मिड पॉइंट ट्रांजिशन होता है, लो पर फ्लिप होता है, लो पर एंड होता है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर का मेजर इंजीनियरिंग एडवांटेज स्टैंडर्ड मैनचेस्टर की जगह डिफरेंशियल मैनचेस्टर यूज करने की परेशानी क्यों उठाएं? पोलैरिटी इन्वर्जन इम्यूनिटी। अगर कोई इंस्टॉलर गलती से ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में बदल देता है, तो स्टैंडर्ड मैनचेस्टर सारे जीरोज को वंस में और सारे वंस को जीरोज में फ्लिप कर देता है, जिससे नेटवर्क पूरी तरह ब्रेक हो जाता है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर को हालांकि सिर्फ ट्रांजिशंस के होने या न होने से मतलब होता है, एब्सोल्यूट वोल्टेज लेवल्स से नहीं। फिजिकल कॉपर वायर्स को स्वैप करने से डिकोडेड डेटा स्ट्रीम पर जीरो इफेक्ट पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। बाइफेज स्कीम्स के लिए ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स सेल्फ क्लॉकिंग परफेक्ट, क्योंकि हर सिंगल बिट पीरियड में एक गारंटीड मिड पॉइंट ट्रांजिशन होता है, इसलिए रिसीवर का क्लॉक हर सिंगल बिट पर रीसिंक्रोनाइजर हो जाता है। क्लॉक ड्रिफ्ट पूरी तरह एलिमिनेट हो जाता है। डीसी कंपोनेंट 0। हर बिट पीरियड अपने टाइम का एग्जैक्टली 50% पॉजिटिव वोल्टेज लेवल पर और 50% नेगेटिव लेवल पर स्पेंड करता है। एवरेज वोल्टेज हमेशा 0 वोल्ट्स रहता है, जिससे डीसी बायस एलिमिनेट होता है और बेसलाइन वंडर प्रिवेंट होता है। बॉड रेट एफिशिएंसी पेनल्टी 50% लॉस, क्योंकि हर बिट में कम से कम एक ट्रांजिशन और कभी कभी 2 की जरूरत होती है, इसलिए बॉड रेट बिट रेट के रिलेटिव डबल हो जाता है। A=N एन-बॉड। इसका मतलब है कि मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज करने वाले 10 Mbps इथरनेट नेटवर्क को फिजिकली वायर को 20 मेगाबॉड पर मॉड्यूलेट करना होगा, जिसके लिए एनआरजेड से डबल बैंडविड्थ की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। ब्लॉक कोडिंग द मॉडर्न सॉल्यूशन 4B 5B और 8B 10B। जैसे जैसे नेटवर्क स्पीड 10 Mbps क्लासिक इथरनेट से बढ़कर 100 Mbps फास्ट इथरनेट और 1 Gbps गीगाबिट इथरनेट तक पहुंची, मैनचेस्टर एनकोडिंग की डबल बैंडविड्थ पेनल्टी अनएक्सेप्टेबल हो गई। इंजीनियर्स ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा, क्या हम बॉड रेट को डबल किए बिना 100% सेल्फ क्लॉकिंग और 0 डीसी बायस हासिल कर सकते हैं? इसका आंसर है ब्लॉक कोडिंग, जैसे कि 100 बेस TX फास्ट इथरनेट में यूज होने वाली 4B 5B एनकोडिंग। यह डायग्राम 4B 5B ब्लॉक कोडिंग कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक 4 बिट डेटा निबल को 5 बिट एनकोडेड सिंबल में मैप किया जाता है, ताकि नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड सिग्नलिंग का यूज करके किसी फिजिकल मीडियम पर ट्रांसमिट करते समय हर सिंबल पर कम से कम एक सिग्नल ट्रांजिशन एंश्योर किया जा सके। 4B 5B कैसे काम करता है? इनपुट डेटा को 4 बिट ग्रुप्स निबल्स में तोड़ा जाता है। 2 to the 4th पावर इक्वल टू 16 पॉसिबल डेटा कॉम्बिनेशंस होते हैं। 4B 5B एनकोडर हर 4 बिट डेटा ग्रुप को एक 5 बिट ब्लॉक कोड सिंबल में मैप करता है। 2 to the 5th पावर इक्वल टू 32 पॉसिबल 5 बिट कोड वर्ड्स होते हैं। 32 पॉसिबल 5 बिट कोड्स में से इंजीनियर्स ने 16 सेफ कोड्स सिलेक्ट किए, जिनकी गारंटी है कि उनमें 3 से ज्यादा कंसेक्यूटिव जीरोज नहीं होंगे। बाकी बचे 16 अनयूज्ड 5 बिट कोड्स का यूज कंट्रोल सिग्नल्स जैसे स्टार्ट ऑफ फ्रेम, एंड ऑफ फ्रेम या आइडल के लिए किया जाता है, या नॉइज एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए इलीगल कोड्स के रूप में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके बाद मिलने वाले 5 बिट सीक्वेंस को सिंपल NRZ का यूज करके ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि 5 बिट कोड्स यह गारंटी देते हैं कि जीरोज की स्ट्रिंग कभी भी 3 बिट्स से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए NRZ हर 3 बिट पीरियड्स में कम से कम एक बार ट्रांजिशन करने की गारंटी देता है, जिससे क्लॉक ड्रिफ्ट पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। बैंडविड्थ एफिशिएंसी ऑफ 4B 5B 4 बिट्स डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हम वायर पर 5 बिट्स भेजते हैं। ओवरहेड रेशियो 5/4 इक्वल टू 1.25, केवल 25% ओवरहेड पेनल्टी मैनचेस्टर की
100% ओवरहेड पेनल्टी के कंपैरिजन में 100 Mbps थ्रूपुट अचीव करने के लिए फास्ट इथरनेट को लाइन को मैनचेस्टर के लिए रिक्वायर्ड 200 मेगाहर्ट्ज के बजाय सिर्फ 100 टाइम्स 1.25 इक्वल टू 125 मेगाहर्ट्ज सिग्नल रेट पर चलाने की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। लाइन एनकोडिंग स्कीम्स की समरी मैट्रिक्स। लाइन एनकोडिंग स्कीम्स को इवैल्यूएट करने के लिए मास्टर आर्किटेक्चरल कंपैरिजन टेबल यहां दी गई है। यह टेबल कॉमन लाइन इनकोडिंग स्कीम्स के की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करती है, जैसे कि नॉन रिटर्न टू जीरो, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर और 4B 5B इनकोडिंग्स, और हर एक को बॉड रेट, सेल्फ क्लॉकिंग कैपेबिलिटी, डीसी बायस, बेसलाइन वॉन्डर सेंसिटिविटी और स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जैसे पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करती है। सेक्शन ब्रेक। गेट एनालिटिकल डीप डाइव। वर्कड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइन एनकोडिंग पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सिग्नल ट्रांजिशन रेट्स, बॉड रेट कैलकुलेशंस और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करते हैं। चलिए 2 डिटेल्ड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1, बॉड रेट और ट्रांजिशन एनालिसिस। एक नेटवर्क लिंक फॉलोइंग 8 बिट बाइनरी पेलोड ट्रांसमिट करता है 10110001। फॉलोइंग एनकोडिंग स्कीम्स में से प्रत्येक के लिए फिजिकल लाइन पर प्रोड्यूस हुए सिग्नल ट्रांजिशंस का एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करें NRZ एल। यह एज्यूम करते हुए कि फर्स्ट बिट से पहले इनिशियल वोल्टेज -V था NRZI। ये एज्यूम करते हुए कि इनिशियल वोल्टेज स्टेट -V था। मैनचेस्टर एनकोडिंग IEEE 802.3 स्टैंडर्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। यह एज्यूम करते हुए कि इनिशियल वोल्टेज स्टेट -V था। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन NRZL एनालिसिस। बिट्स 10110001 इनिशियल स्टेट -V -1। बिट 1 वोल्टेज +V में चेंज होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन 1। बिट 2 0 वोल्टेज -V में चेंज होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन 2। बिट 3 1 वोल्टेज +V में चेंज होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन 3। बिट 4 1 वोल्टेज +V पर रहता है, रिजल्ट्स इन नो ट्रांजिशन। बिट 5 0 वोल्टेज -V में चेंज होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन 4। बिट 6 0 वोल्टेज -V पर रहता है, रिजल्ट्स इन नो ट्रांजिशन। बिट 7 0 वोल्टेज -V पर रहता है, रिजल्ट्स इन नो ट्रांजिशन। बिट 8 1 वोल्टेज +V में चेंज होता है, रिजल्ट्स इन ट्रांजिशन 5। टोटल NRZL ट्रांजिशंस इक्वल्स 5। सेक्शन ब्रेक। NRZI एनालिसिस। बिट्स 10110001। रूल 1 इक्वल्स ट्रांजिशन एट स्टार्ट, 0 इक्वल्स नो ट्रांजिशन। बिट 1 ट्रांजिशन एट स्टार्ट लीड्स टू ट्रांजिशन 1, स्टेट बिकम्स +V। बिट 2 0 नो ट्रांजिशन लीड्स टू स्टेज +V। बिट 3 1 ट्रांजिशन एट स्टार्ट लीड्स टू ट्रांजिशन 2, स्टेट बिकम्स -V। बिट 4 ट्रांजिशन एट स्टार्ट लीड्स टू ट्रांजिशन 3, स्टेट बिकम्स +V। बिट 5 0 नो ट्रांजिशन लीड्स टू स्टेज +V। बिट 6 0 नो ट्रांजिशन लीड्स टू स्टेज +V। बिट 7 0 नो ट्रांजिशन लीड्स टू स्टेज +V। बिट 8 1 ट्रांजिशन एट स्टार्ट लीड्स टू ट्रांजिशन 4, स्टेट बिकम्स -V। टोटल NRZI ट्रांजिशंस इक्वल्स 4। सेक्शन ब्रेक। मैनचेस्टर एनालिसिस IEEE 802.3। Every bit has one mandatory midpoint transition. Extra boundary transitions occur between adjacent identical bits if setup is needed. Bits 1L2H, 0H2L, 1L2H, 1L2H, 0H2L, 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 1L2H। चलिए काउंट करते हैं। बिट 1 1 मिडपॉइंट L2H ट्रांजिशन 1, H पर एंड होता है। बिट 2 0 H2L मिडपॉइंट चाहिए, H से स्टार्ट होता है तो कोई स्टार्ट बाउंड्री ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है। मिडपॉइंट H2L ट्रांजिशन 2, L पर एंड होता है। बिट 3 1 L2H मिडपॉइंट चाहिए, L से स्टार्ट होता है तो कोई स्टार्ट बाउंड्री ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है। मिडपॉइंट L2H ट्रांजिशन 3, H पर एंड होता है। बिट 4 1 L2H मिडपॉइंट चाहिए, H से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट बाउंड्री पर H2L ट्रांजिशन जरूरी है। ट्रांजिशन 4 मिडपॉइंट L2H ट्रांजिशन 5, H पर एंड होता है। बिट 5 0 H2L मिडपॉइंट चाहिए, H से स्टार्ट होता है तो कोई स्टार्ट बाउंड्री ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है। मिडपॉइंट H2L ट्रांजिशन 6, L पर एंड होता है।
बिट 60 H2L मिड पॉइंट चाहिए। L से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट बाउंड्री पर L to H ट्रांजिशन जरूरी है। ट्रांजिशन 7 मिड पॉइंट H2L ट्रांजिशन 8 L पर एंड होता है। बिट 70 H2L मिड पॉइंट चाहिए। L से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट बाउंड्री पर L to H ट्रांजिशन जरूरी है। ट्रांजिशन 9 मिड पॉइंट H2L ट्रांजिशन 10 L पर एंड होता है। बिट 1 L to H मिड पॉइंट चाहिए। L से स्टार्ट होता है तो कोई स्टार्ट बाउंड्री ट्रांजिशन की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट L to H ट्रांजिशन 11 H पर एंड होता है। टोटल मैनचेस्टर ट्रांजिशंस 11 के बराबर हैं। 8 मैंडेटरी मिड पॉइंट प्लस 3 सेटअप बाउंड्री ट्रांजिशंस। सेक्शन ब्रेक 4 डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनालिसिस रूल्स। सभी बिट्स के लिए मैंडेटरी मिड पॉइंट ट्रांजिशन 0 इक्वल्स स्टार्ट ट्रांजिशन 1 इक्वल्स नो स्टार्ट ट्रांजिशन। बिट्स 1 0 1 1 0 0 1। चलिए काउंट करते हैं। बिट 1 1 नो स्टार्ट ट्रांजिशन। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 1। बिट 2 0 स्टार्ट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 2। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 3। बिट 3 1 नो स्टार्ट ट्रांजिशन। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 4। बिट 4 1 नो स्टार्ट ट्रांजिशन। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 5। बिट 5 0 स्टार्ट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 6। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 7। बिट 6 0 स्टार्ट ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांजिशन। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 9। बिट 7 0 0 स्टार्ट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 10। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 11। बिट 8 1 नो स्टार्ट ट्रांजिशन। मिड पॉइंट ट्रांजिशन ट्रांजिशन 12। टोटल डिफरेंशियल मैनचेस्टर ट्रांजिशंस इक्वल टू 12 8 मिड पॉइंट प्लस 4 स्टार्ट ट्रांजिशंस फॉर 4 जीरोज। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 बैंडविड्थ एंड बॉड रेट कैलकुलेशन। एक नेटवर्क इंजीनियरिंग फर्म एक लोकल नेटवर्क डिजाइन कर रही है जो n इक्वल टू 10 Mbps के डेटा रेट पर ऑपरेट कर रहा है। मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ भी मिन कैलकुलेट कीजिए। अगर लिंक NRZ एनकोडिंग यूज करता है अज्यूम कीजिए एवरेज केस फैक्टर C इक्वल टू 0.5। मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ भी मिन कैलकुलेट कीजिए अगर लिंक मैनचेस्टर एनकोडिंग पर स्विच करता है। मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ भी मिन कैलकुलेट कीजिए अगर लिंक 4B/5B ब्लॉक कोडिंग को NRZI के साथ कंबाइन करके यूज करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पार्ट 1 NRZL बैंडविड्थ। NRZL के लिए हर सिग्नल एलिमेंट 1 बिट कैरी करता है R इक्वल टू 1। बोर्ड रेट S इक्वल्स N ओवर R इक्वल्स 10 मेगाबिट्स पर सेकंड ओवर 1 इक्वल्स 10 मेगाबोर्ड। B minimum equals C times S equals 0.5 times 10 megahertz equals 5 megahertz। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2 मैनचेस्टर बैंडविड्थ। मैनचेस्टर के लिए हर बिट को 2 सिग्नल एलिमेंट्स की जरूरत होती है R इक्वल टू 1/2। बोर्ड रेट S इक्वल्स N ओवर R इक्वल्स 10 मेगाबिट्स पर सेकंड ओवर 0.5 इक्वल्स 20 मेगाबोर्ड। B minimum equals C times S equals 0.5 times 20 megahertz equals 10 megahertz। ध्यान दें कि NRZ से मैनचेस्टर पर स्विच करने से रिक्वायर्ड फिजिकल लिंक बैंडविड्थ 5 MHz से बढ़कर 10 MHz यानी डबल हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3 4B/5B प्लस NRZI बैंडविड्थ। 4B/5B के लिए 4 डेटा बिट्स को 5 लाइन बिट्स में मैप किया जाता है। वायर पर बिट रेट बनता है n वायर इक्वल्स n टाइम्स 5 ओवर 4 इक्वल्स 10 मेगाबिट्स पर सेकंड टाइम्स 1.25 इक्वल्स 12.5 मेगाबिट्स पर सेकंड। चूंकि लाइन एनकोडिंग NRZI है R इक्वल टू 1। बोर्ड रेट S इक्वल्स 12.5 मेगाबोर्ड। B मिनिमम इक्वल्स C टाइम्स S इक्वल्स 0.5 टाइम्स 12.5 मेगाहर्ट्ज इक्वल्स 6.25 मेगाहर्ट्ज। कंक्लूजन 4B/5B मैनचेस्टर 10 MHz के कंपैरिजन में बैंडविड्थ में केवल एक छोटे इंक्रीज 6.25 MHz के साथ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 2 सेक्शन 4 समरी चेकलिस्ट। नेक्स्ट सेक्शन पर जाने से पहले ये श्योर कर लें कि आप फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर कंफर्टेबली दे सकते हैं। सिंपल वोल्टेज मैपिंग क्यों फेल होती है? क्लॉक ड्रिफ्ट, सेम बिट्स की लंबी रन के दौरान क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का लॉस, बेसलाइन वांडर और डीसी कंपोनेंट्स जो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स द्वारा ब्लॉक हो जाते हैं। म्यूजिशियन का मेट्रोनोम मेंटल मॉडल। रिसीवर क्लॉक्स को डेटा स्ट्रीम में सिग्नल ट्रांजिशंस से ही टाइमिंग सीधे क्यों निकालनी चाहिए? बिट रेट वर्सेस बॉड रेट इन बिट्स पर सेकंड वर्सेस एस सिग्नल ट्रांजिशंस पर सेकंड बॉड
फॉर्मूला एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय आर NRZ L वर्सेस NRZ I लेवल बेस्ड वोल्टेज लेवल इक्वल टू बिट वर्सेस इन्वर्जन बेस्ड स्टार्ट में ट्रांजिशन इक्वल टू 1 कोई ट्रांजिशन नहीं इक्वल टू 0 मैनचेस्टर एनकोडिंग मैकेनिक्स IEEE 802.3 स्टैंडर्ड 0 इक्वल टू हाई टू लो मिड ट्रांजिशन 1 इक्वल टू लो टू हाई मिड ट्रांजिशन गारंटीड मिड पॉइंट क्लॉकिंग डिफरेंशियल मैनचेस्टर एडवांटेज क्लॉकिंग के लिए मिड पॉइंट ट्रांजिशन 0 में स्टार्ट ट्रांजिशन होता है 1 में कोई स्टार्ट ट्रांजिशन नहीं होता यह 100% पोलारिटी इन्वर्जन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बायफेज ट्रेड ऑफ डीसी बायस और क्लॉक ड्रिफ्ट को पूरी तरह एलिमिनेट करता है लेकिन बॉड रेट को डबल कर देता है S इक्वल टू n जिससे रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ डबल हो जाती है 4B या 5B ब्लॉक कोडिंग 4 बिट निबल्स को लिमिटेड कंसेक्यूटिव जीरोज वाले 5 बिट सिंबल्स में मैप करके क्लॉक ड्रिफ्ट को सॉल्व करता है जिससे ओवरहेड 100% मैनचेस्टर से घटकर 25% हो जाता है सेक्शन ब्रेक अब जब हम जान चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बिट्स को नॉइज रेजिस्टेंट फिजिकल सिग्नल्स में क्लीनली कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे सामने एक और क्रिटिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है क्या हो अगर हमारे पास समुद्र के नीचे बिछी एक हाई स्पीड एक्सपेंसिव फाइबर ऑप्टिक केबल हो लेकिन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स एक ही टाइम पर अपने इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रीम्स भेजना चाहते हों हम एक सिंगल फिजिकल मीडियम को कैसे डिवाइड करें ताकि मल्टीपल सिग्नल्स बिना आपस में टकराए उसे एक साथ शेयर कर सकें चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन में इसके आंसर्स एक्सप्लोर करते हैं 2.5 मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन FDM टाइम डिवीजन TDM और वेवलेंथ डिवीजन WDM